साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि गेट का जो है वो अब फाइनल आंसर की आ गई है, आपका रिस्पॉन्स शीट आ गया है, तो आपने क्वेश्चंस को मिला लिए होंगे, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। बट अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस देखने वाले हैं और आपको ये बताने का प्रयास है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो आपको करने चाहिए थे, या जो अभी तक हमने जिन-जिन चीज़ों को टारगेट किया है वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। और इवन एक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसा कि मैंने अपने चैनल पे गेट के रिगार्डिंग कोई भी स्पेसिफिक लेक्चर सीरीज नहीं स्टार्ट किया था, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए आए थे। यानी इसका मतलब एक बात तो एकदम सेम है कि सच है कि आपको जेआरएफ समझ के पढ़ाई करनी होगी, वो हर चीजों में आपका हिट करेगा। ठीक है, इन द सेंस मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी बायोलॉजी जो है वो कहीं पर नहीं बदलने वाली है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, एक अच्छे लय में पढ़ाई करते जाइए, जिसका जो एग्जाम हो उसके अकॉर्डिंग ढल जाइए। जो हमने आपको बहुत ही पहले अपने स्ट्रैटेजीज के वीडियो में आपको ऑलरेडी बताकर रखा है। तो इसी के साथ अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हालाँकि मैंने यहाँ पे गेट एक्सेल के क्वेश्चंस को उठाए हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन और जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चंस है, लेकिन जो मेरे पढ़ाए हुए थे, जो आसानी के साथ आपको करने चाहिए थे, उस क्वेश्चंस पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको लास्ट तक देखिएगा, कुछ बातें नई भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ें ऐसे-वैसे नहीं की जाती है। हर एक लेक्चर में कोई न कोई एक आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ें छुपी होती हैं, तो इस वजह से आराम से इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले इम्यूनॉलॉजी, जो कि हमारे चैनल्स पे कंप्लीट कर दिया गया है। मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ कि मॉडर्न टाइम में इम्यूनॉलॉजी का ज़माना चल रहा है, रिसर्च ओरिएंटेड भी बहुत अच्छा है, तो जितना ज़्यादा इस पे आप कमांड कर लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और हमारे चैनल पे जो वीडियो अवेलेबल है, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने इसको करा कर रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स टू द एंटीजन जो है वो करेक्ट है। तो यानी कि आपको पता है कि आपकी दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, इननेट होती है, एडाप्टिव होती है। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, बस शॉर्ट में समझ लीजिए। इननेट जो होती है वो आपकी बाई बर्थ होती है। एडाप्टिव में क्या होता है कि जब आप किसी पैथोजन से एक्सपोज होते हैं, ठीक है, पैथोजन से जब आप एक्सपोज होते हैं, तब वो एंटी मतलब तब वो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में जनरेट होती है। और इस पूरे केस में हमने आपको बताया था कि जो सबसे फर्स्ट एंटीबॉडी जो आपकी सिंथेसिस होती है, इसको याद रखिएगा, वो आपकी कौन-सी होती है? आईजीएम होती है। तो जब आपका, अगर आपने ये ग्राफ भी देखा होगा कि सबसे पहले जब कोई भी पैथोजन जो होता है, वो आपका सबसे पहले जो एक्सपोज़र होता है वो आपका किसका होता है? आईजीएम का होता है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जब आता है तो उस समय आईजीएम का लेवल बढ़ा हुआ होता है, कह सकते हैं। और जो दूसरी एंटीबॉडी जो कि आईजीजी है, ये भी आपकी बहुत ही शानदार एंटीबॉडी है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते बनते हैं, जो कि आपका मदर से फीटस में ट्रांसफ़र होता है प्लेसेंटा के माध्यम से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है, मतलब जब सेकंड एक्सपोज़र उसी पैथोजन का होता है, तब उस समय आईजीजी का लेवल बढ़ जाता है। और एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ आपको किसी भी बुक में आप देख लोगे, इम्यूनॉलॉजी की या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बुक में, आपको बहुत ही आसानी के साथ वो फिगर मिल जाएगा। तो अब इस बात को समझिए, यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि आईजीएम एंटीबॉडी अपीयर फर्स्ट इन रिस्पॉन्स टू द इनिशियल एक्सपोजर ऑफ द एंटीजन। तो ये बात जो है वो आपकी ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जब फर्स्ट एक्सपोज़र होता है तो आपकी आईजीएम एंटीबॉडी बनती है। इसके बाद सेकंड ऑप्शंस में आपको बोला है कि मेजॉरिटी ऑफ द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू द सेकंड एक्सपोज़र ऑफ द सेम एंटीजन आर आईजीएम आइसोटाइप। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जब आपका सेकंड एक्सपोज़र उसी एंटीजन से होता है, सेम एंटीजन से होता है, तब आपकी आईजीजी का लेवल बढ़ता है। ठीक है? बाकी जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको घबराना नहीं है। अगर आप सीरियस हैं, अपनी तैयारी को वाक़ई में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इम्यूनॉलॉजी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा, बहुत ही आसानी के साथ इसको समझाया गया है। ठीक है? इसके अलावा जो सेकेंडरी एक्सपोज़र ऑफ द सेम एंटीजन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ द मेमोरी सेल, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। और ये जो इम्यूनॉलॉजी आप पढ़ते हैं, तो जो आपकी वैक्सीन वगैरह, जो आपने कोरोना के रिगार्डिंग जो आपने वैक्सीन लगवाई, जो आपने जो भी किया, उसमें जो सबसे बेसिक और सबसे शानदार कह सकता हूँ कि जो इम्यूनॉलॉजी की जो एक कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक आप इसको कह सकते हैं, वो क्या होता है? मेमोरी। मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने पैथोजन या एंटीजन को पहचानता है कि फला शख्स ने आकर हमको गिराया। सपोज दैट ये चीज़ आपको भी सीखनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप छोड़ कर गए, जिसकी वजह से आप पीछे हो गए, तो आपको वो चीज़ याद रखना है कि भाई इसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से मेरा नुकसान हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम मुझे इसके रिगार्डिंग अच्छे से तैयारी करके जाना है, या उसको
पहले ही उसको समाप्त कर देना है। तो उसी तरीके से जो आपकी इम्यूनोलॉजी में होता है, तो जो आपकी सबसे खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, सेकंड एक्सपोज़र जब होता है, तो आपकी मेमोरी सेल का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा जो आपका ये भी स्टेटमेंट मैं कहूँगा कि ये आपका ट्रू हो जाएगा, एंड प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हैज़ शॉर्टर लैग फेज़ द सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। तो इसको समझिएगा, जब भी क्या होता है लैग फेज़ का मतलब होता है कि उसको, जैसे कि अगर आप कभी ग्राफ जनरेट करते हैं तो आपको 2-3 फेज़ मिलता है। बैक्टीरिया के रिगार्डिंग अगर आपने पढ़ा होगा लैग, लॉग, और इसके अलावा एक आपका लास्ट डिक्लाइन फेज़ होता है, जो भी आप कह सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि लॉग में वो अपने क कंपोनेंट को बढ़ाते हैं, और लैग क्या होता है कि जितना जल्दी, मतलब वो स्टार्ट होना, तुरंत का मतलब वो रफ्तार में पकड़ लेना। तो प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हैज़ शॉर्टर लैग फेज देन द सेकेंडरी एंटीबॉडी। ऐसा नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है कि वही एंटीजन जब सेम आया है तो उसको तुरंत उसको किल कर देना है। ठीक है, आपकी जो एंटीजन है उसको रेप्लिकेट नहीं होने देना है, उसको मौका ही नहीं देना है। तो जो सॉल्टर लैग फेज होता है, मतलब ये जो एक्टिवेशन फेज आप कह सकते हैं, इसको साफ, मतलब दूसरे टर्म में समझने के लिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, एक्टिवेशन फेज बोल सकते हैं। तो ये एक्टिवेशन फेज जो होता है वो कम किसका होगा, वो सेकेंडरी का कम होगा, प्राइमरी का थोड़े कम होगा। तो यानी कि ये ऑप्शन जो होगा ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पर जो आपका मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो मेरे अकॉर्डिंग और द गेट के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका एम बनेगा, या कह सकते हैं ए एंड सी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 82 है, और इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो ए और सी बनेगा। बाकी यहाँ पर मैंने आपको काफी चीजें रिकॉल भी करवा दी है। अगर आपको समझ में आ रहा है, नए जुड़े हैं, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिएगा और आप समझिए कि अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़कर आए हैं, या अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, जो भी है, तो फिर आप थोड़ा-सा इस पहलू पे विचार करिएगा कि कहाँ पे हमसे गलती हो रही है। ठीक है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया है, हालाँकि ये मैंने फूड एंड टेक्नोलॉजी का लगा दिया है, बट मैंने इसलिए लगाया है कि इसी बहाने मैं आपको ये पर्टिकुलर, मतलब इसमें जो बहुत सारे पार्ट्स होते थे ना कि बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, तो मैंने लगभग मोर और लेस सबको, जो अच्छे क्वेश्चंस थे, या जो आपको आने ही चाहिए, जो मैं अभी तक नहीं बता पाया हूँ, उसको मैं इसी में कवर कर दूँ। तो जैसा कि आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन, ये सब आप पढ़ के जाएँगे, तो चूँकि क्या होता है, आपको पता है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो मिलके प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड, जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, वो आपके 20 है, जिसमें से 10 अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आपके एसेंशियल होते हैं, कुछ आपके नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी उनको सिंथेसाइज़ सिंथेसाइज़ नहीं कर सकती है, नॉट मैं लिख देता हूँ। तो इसीलिए क्या है, ये हमको एसेंशियल है, ये हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है? तो इसमें याद रखिएगा, जो आपकी एसेंशियल अमाइनो एसिड की लिस्ट होती है, ये इस तरीके से आपके अमाइनो एसिड है। तो अगर आपको इसको याद करना हो तो मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ, बाकी अपने अकॉर्डिंग भी अगर आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर लीजिएगा। इसकी ट्रिक अगर आप याद करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लिख लीजिएगा एल स्क्वायर टी स्क्वायर हम वीआईपी। ठीक है? मतलब हम क्या है, वीआईपी हैं, एल स्क्वायर टी स्क्वायर आगे जोड़ लीजिएगा। तो एच से आपका हिस्टडीन हो जाएगा, ए से आपका अर्जिनिन हो जाएगा। ठीक है, एम से मेथियोनिन, वी से वैलिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से आपके 2 एल वाले हैं, ल्यूसीन, लाइसिन, और टी से थ्रियोनिन, और आपका ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ये सारे जो लिस्ट है ये आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड के कैटेगरी में आते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है? तो तो यहाँ तक आपके लिए मैंने बता दिया है अगले एग्जाम्स के लिए। और इसके अलावा वन अल्फाबेट सिंबल, ये तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि इसको तो आपको याद ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन सा आपका इसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। तो अगर आप देखेंगे लिस्ट में, तो आपका अर्जिनिन आता है, लेकिन आप जब बहुत अंदर तक जाएंगे तो 2 अमाइनो एसिड आपके ऐसे होते हैं जिसमें हम अर्जिनिन और हिस्टडीन को लाते हैं, जो कि सिंथेसाइज किए जा सकते हैं एडल्ट्स के मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो सिंथेसाइज कर लेते हैं, लेकिन ग्रोइंग चिल्ड्रन इसकी सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको हम सेमी एसेंशियल बोलते हैं। या अगर आप अलग कॉलम में देखेंगे तो भी इसको क्या होता है, इसकी सिंथेसिस बहुत ही स्लो होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, जो कि आपका अर्जिनिन और हिस्टडीन होता है। ठीक है? तो आगे से इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका अर्जिनिन बनेगा। बाकी रिमेनिंग जो ऑप्शंस वहाँ पे दिए गए हैं वो आप मिला लीजिए। फेनाइलएलानिन के रिगार्डिंग आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, वैलिन के रिगार्डिंग आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, और लाइसिन के रिगार्डिंग भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जो आपका एक्सेप्शनल केस है वो आपका क्या है, अर्जिनिन है। तो ये पहलू को भी आप एग्जाम में तैयार करके जाएंगे। और इसके बाद आपका बायोसिंथेटिक पाथवे, जो हमारे चैनल पे बहुत ही डिटेल में बहुत सारी चीजों को मैंने कवर किया था, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने ड्राइव किया है।
और इस पार्ट को मैंने कवर कर रखा है जहाँ पे हमने फैटी एसिड की सिंथेसिस पढ़ा, ब्रेकडाउन पढ़ा यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ा, लिपिड की सिंथेसिस कराया, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कराया, ऐसे करके बहुत सारी चीजों को कवर किया और आने वाले टाइम में हम और भी जो बची रह गई हैं उनको भी क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अब बहुत सारे एग्जाम और इवन जो कि मैं डीबीटी के रिगार्डिंग जो मैंने अपना कह सकते हैं कि जो मैं स्टार्ट किया हुआ हूँ उसमें जो है आपके असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं और यहाँ पे भी पूछा गया है कि एक आपका तथ्य है उसका रीजन है, तो क्या ये दोनों चीजें सही है गलत है क्या होता है, तो ये चीजें आपको बतानी होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है डिटरमाइन द करेक्टनेस या अदरवाइज द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन आपको दिया गया है। तो पहला असर्शन कह रहा है कि ऑन अ कार्बन बेसिस पाल्मेटिक एसिड इल्ड मोर एटीपी देन ग्लूकोज। तो ये बहुत ही अच्छे से हमने आपको बताया था, अगर आपने बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड नॉर्मल भी कभी आपने पढ़ा होगा तो ग्लूकोज से अगर आप एटीपी का फॉर्मेशन कराते हैं तो मोर और लेस आपको ग्रेटर देन 30 एटीपी या 32 एटीपी इतना ही आपको मिलेगा अगर आप ग्लाइकोलिसिस से जाके पूरा क्रैब साइकिल तक खत्म कर दीजिए। ठीक है। लेकिन जब हमने आपको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड पढ़ाया तो वहां पे क्या था कि आपका बहुत हर एसिटिल कोएंजाइम ए जो था वो बहुत सारे एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा था, मोर देन 100 एटीपी। ठीक है, इतनी एटीपी का फॉर्मेशन आपका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड से हो रहा था, तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है कि कार्बन नंबर के बेसिस के आधार पर पाल्मेटिक एसिड जो है वो आपका ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और अब इसका रीजन यहाँ पे दिया गया है कि कार्बन इन द पाल्मेटिक एसिड आर मोर रिड्यूस्ड देन दोज इन द ग्लूकोज। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वहां पे मैंने आपको ये समझाया था, अगर आप जनरल दोनों के स्ट्रक्चर को भी सोचेंगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा। रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है कि वहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, वही तो हम कहेंगे अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बेसिक जो क्या कहते हैं डिफिनेशन है, अगर हम उस पहलू पर जाएं तो यही तो होगा। रिडक्शन में क्या होगा, रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी या फिर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी या जो भी आप समझना चाहें। तो यहाँ पर जो आपका फार्मूला बनता है, अगर ग्लूकोज का फार्मूला मैं कहूँ तो C6H12O6 होता है, यही तो होता है। और पाल्मेटिक एसिड जो होता है आपका 16 कार्बन का कंपाउंड होता है और 32 वगैरह इसके पास हाइड्रोजन वगैरह होते हैं। तो चाहे आप कार्बन से कंपेयर कर लीजिए चाहे आप हाइड्रोजन से कंपेयर कर लीजिए, तो सारी चीजें जो है वो पाल्मेटिक एसिड में ही ज्यादा है। तो इसी वजह से यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घुमाया हुआ क्वेश्चन है, स्टार में दूंगा। और जो बच्चे यहाँ पे इस चैनल को फॉलो किए होंगे उनको तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था। और अगर उन्होंने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो इस बारे में वो विचार करें और वापस से जाके उस क्वेश्चंस को देखें। ठीक है, तो यहाँ तक ही आपको मैंने समझा दिया है। फिर कुछ और क्वेश्चंस मैं लगा दिया हूँ, बाकी ये भी क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। हालांकि लैक ओपेरॉन आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि आपको डीबीटी में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं उसको आपको कवर करा के भेजूं, बट अभी दो क्वेश्चंस मेरे को मिले थे जो मोर और लेस सिमिलर ही थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, शायद ये क्वेश्चन आपका बॉटनी के सेक्शन में था और ये क्वेश्चन जो था वो आपका बायोकेमिस्ट्री के सेक्शन में था। तो जब आप बायोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन अगर आप पहले देखेंगे, द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज एक्सेस ग्लूकोज हैज बीन नोन टू प्रिवेंट द इंडक्शन ऑफ द लैक ओपेरॉन एज वेल एज अदर ओपेरॉन कंट्रोलिंग एंजाइम, जो कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म ई कोलाई से लेना देना होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिफाइन द फिनोमिना, तो ये फिनोमिना कौन डिफाइन करता है, इसको हम क्या कह सकते हैं। तो चूंकि जो आपका लैक ओपेरॉन आपको पता ही है कि जो आपका कोई भी ई कोलाई का जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स होगा वो आपका ग्लूकोज होगा, लेकिन जब सिस्टम में ग्लूकोज एब्सेंस होता है तब वो क्या करता है, लैक्टोज से क्या करता है बनाता है, यानी कि वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है लैक्टोज। तो इसके रिगार्डिंग ये पूरी एक स्टोरी चलती है। बट जब तक एक्सेस ग्लूकोज सिस्टम में अवेलेबल है तो लैक ऑपेरॉन क्यों चलेगा भाई, हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें या हम क्यों ऐसा काम करें जब हमको सीधे माध्यम से ऊर्जा मिल रही है। तो वही कहानी होती है। तो इस कहानी में क्या होता है कि जब एक्सेस ग्लूकोज होता है, यहीं से ही आगे के एग्जाम्स के लिए याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछा जाता है, और शायद डीबीटी में आया है, मैं आने वाले टाइम में इसको आपको दिखाऊंगा। तो जो ये पर्टिकुलर फिनोमिना होता है इसको हम कैटाबोलाइट रिप्रेशन बोलते हैं या ग्लूकोज इफेक्ट बोलते हैं। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो ए और सी बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो कैटाबोलाइट रिप्रेशन जानते थे, ग्लूकोज इफेक्ट नहीं जानते थे, बट चूंकि ये सारी स्टोरी ग्लूकोज के एक्सेसिव की वजह से हो रही है, इसी वजह से इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, ग्लूकोज इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो आपका है कैटाबोलाइट रिप्रेशन इन द बैक्टीरिया इज रेगुलेटेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ, तो इसी क्वेश्चन को अगर आप घुमा के वाइस वर्सा कर देंगे तो यानी कि किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ग्लूकोज के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो आपका ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, और बाकी मेरे तरफ से इसको नोट डाउन करते जाइएगा। लैक ऑपेरॉन अगर आपको थोड़ी बहुत भी बायोलॉजी पता है और थोड़ी बहुत चीजें आसान है तो इसको करके जाइएगा, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे जगह कंटेंट दिए हैं, तो इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। इसके बाद
साइंटिस्ट का नाम जो कि मैंने आपको हमेशा से रटाया है, चाहे वो आईसीएमआर का एग्जाम रहा हो, चाहे वो कुछ भी रहा हो, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपकी इनसे मुलाकात हो जाएगी और बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि फेगोसाइटोसिस किसने डिस्कवर किया? तो ये जो साइंटिस्ट है वो आपके मैचिनकॉफ साइंटिस्ट है, इसका करेक्ट आंसर आपका ये बनेगा। बाकी रिमेनिंग साइंटिस्ट के बारे में भी आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा और ये आपका होमवर्क है, आपने इनका नाम कहाँ-कहाँ सुना है, ठीक है? तो यहाँ तक क्वेश्चन हमने समझ लिया। इसके बाद कोविड-19 में जैसा कि हमने देखा था, जैसा कि को वैक्सीनेशन प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई, तो ये आपने टेलीविज़न के माध्यम से या बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से आपने एक इम्यूनिटी का नाम सुना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्चुअली में इसमें यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक पॉपुलेशन है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सस्पेक्टेबल इंडिविजुअल गेटिंग इन्फेक्टेड विथ कोविड-19 इज़ लो है व्हेन अ मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन बिकम इम्यून हो जाए। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? हर्ड इम्यूनिटी। कहने का मतलब है कि अगर मैक्सिमम किसी पॉपुलेशन में लोगों को उसके खिलाफ इम्यूनिटी प्रदान की जाए, प्रदान कर दी जाए, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, जिसके माध्यम से क्या होगा कि अब वो लोग तो उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाएंगे, तो फिर वो क्या होगा कि वो डिजीज नहीं होगी। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। और बाकी अगर आपके लिए नया भी टर्म रहा हो, तो इस पूरे स्टोरी को आप पॉपुलेशन से रिलेटेड बाकी चीजें पढ़ेंगे तो इननेट, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो कि आपका क्या होता है? बाई बर्थ होता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एडाप्टिव भी आपका आपका जो एक्सपोज़र होने के बाद मिलता है, और एक्टिव भी आपका डिफरेंट केस में आता है, जो कि आपको मतलब वैक्सीन के केस में आपका एक्टिव पैसिव 2 तरीके के होते हैं, तो वहाँ पे भी हमने इन चीज़ों को समझा था। तो आप इस चीज़ को आसानी के साथ यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं, तो इसमें यहाँ भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी, ठीक है? तो यहाँ तक हमने इस बात को समझ लिया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हर्ड इम्यूनिटी बनेगा। आगे भी याद रखिएगा, बाकी ये आपका, मैं कह सकता हूँ कि आपके अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो भी ये क्वेश्चन जो है वो आपसे आसानी के साथ ड्राइव किया जा सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन जो कि आपका बायोसिंथेटिक पाथवे से है, हालाँकि ग्लाइकोलिसिस मैंने कवर नहीं किया है, बट ये बहुत ही बेसिक होता है, और ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये 2 टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गिवन बिलो आर द 4 रिएक्शंस ग्लाइकोलिटिक पाथवे के दिए गए हैं, E1, E2, E3 एंड E4, व्हिच ऑफ दीस एंजाइम्स आर नॉट द पार्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, पाथवे का पार्ट नहीं होता है। तो होता क्या है कि कहने का मतलब है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब यही होता है कि आप ग्लूकोज, जो भी आपको ग्लूकोज बनाना है, ठीक है? ठीक है? तो इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, कौन-सा उसका सिमिलर नहीं होगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब ग्लूकोज़ ग्लाइकोलिसिस आप करते हैं, तो ग्लूकोज़ से क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। हमने आपको बहुत अच्छे से जीपे वाली स्टोरी से समझा दिया, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है। गूगल पे आप यूज़ करते हैं, जी से ग्लूकोज़ को याद रखिएगा, पी से पायरुविक एसिड बनेगा, और उसके बाद क्या बनेगा? एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा, ठीक है? तो पाइरूवेट आपका बनता है, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है, ये आपकी 10 स्टेप की रिएक्शन है। पिछले अभी डीबीटी वाले वीडियो में हमने समझा था, जिसमें बहुत सारी रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है, लेकिन 3 रिएक्शन जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? इर्रिवर्सिबल होती हैं। तो जब वो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है कि मतलब आगे की तरफ ही जा सकती थी, तो आप बैक नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास कुछ अल्टरनेट माध्यम होते हैं, तो जब आप ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे तो वो चीज़ें वहाँ पे आपको दिख जाएँगी। तो यही आपके 3 एंजाइम्स हैं जो मैंने लगा दिया है, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पाइरूवेट काइनेज। तो यहाँ पे पाइरूवेट काइनेज वाला स्टेप जो है वो आपका ये है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से आपका पाइरूवेट बनता है। ये जो एंजाइम होता है ये आपका पाइरूवेट काइनेज होता है, और जो आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है, यानी कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इसको बोलते हैं। तो यही 2 स्टेप ऐसे होते हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं, नॉट द पार्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे के पार्ट नहीं होते हैं। इनके आपको कुछ अदर तरीके से आपको करना होता है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका E1 और E4 होगा। बाकी मेरे तरफ से याद रखिएगा, आने वाले टाइम में हम आपको कवर कराएंगे, बट स्टिल आराम से पढ़ जाइएगा। बहुत ही बेसिक भी पढ़ के जाते ना भैया, तो भी इस क्वेश्चन को आप ट्रेस कर सकते थे, इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं थी, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सेल सिग्नलिंग के रिगार्डिंग पूरा लेक्चर अवेलेबल करा दिया गया है। बहुत सारे मोर और लेस जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ें ऑलरेडी कवर कर दी गई है, और बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर द सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड बाय द फॉस्फोइनोसाइटेज सिग्नलिंग कैस्केड। यानी कि जब ये सिग्नलिंग कोई भी मॉलिक्यूल जब हमने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हो रहे थे। बेसिकली आपका जो आपका PIP2 था वो किसमें ब्रेक होता था? फॉस्फो मॉलिक्यूल्स होते थे, जो एंजाइम्स होते थे वो उसको क्या करते थे? ब्रेक करते थे। किसमें ब्रेक करते थे? IP3 और डैक। ये बहुत क्वेश्चन था डीबीटी में, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो कोई घबराने वाली बात नहीं थी, और आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इसमें क्या होता है, IP3 जो होता है ये बेसिकली आपके कैल्शियम चैनल को ओपन करता है, ठीक है? यही चीज़ तो मैंने बताया था। और डैक जो होता है ये बहुत सारे प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, ये हो जाएगा। और IP3, अब यहाँ पे इन्होंने IP3 का नाम नहीं दिया है,
तो ये बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया कि उसके कार्बन के नंबर में कहाँ फॉस्फेट लगा है, यानी कि जब आप तैयारी कर रहे थे उस टाइम पर आपको ये भी देखना चाहिए था कि PIP2 के स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ फॉस्फेट लगे हैं। तो जब आप हमारी वीडियो को देखेंगे वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो चूंकि यहाँ पे दो फॉस्फेट होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे होता है, तो जब ये आपका थर्ड अराइज हुआ है तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे लगता है, तो यानी कि IP3 ये होता है। ठीक है, इसके अलावा 135 ट्राई फॉस्फेट आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसके अलावा 4,5 बिसफॉस्फेट नहीं होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो आपका बायो में ही तो आपका क्लीव हुआ है, तो ये आपका सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होता है। बट एक पाथवे से अगर आप और जाएंगे जहां पे ये आपका PIP3 बनता है, ये आपका कह सकते हैं कि आपका ये सेकेंडरी मैसेंजर के तरीके काम करता है। लेकिन जो आपके फर्दर जो आपके फेवरेट अदर एग्जाम्पल मैं कहूंगा, अगर उसका नाम लिखना हो तो आप साइक्लिक कंपाउंड्स आपके होते हैं, जैसे आपका साइक्लिक AMP हो जाएगा, साइक्लिक आपका GMP हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा IP3 और डैक आपका हो ही गया है। और इसके अलावा आपका कैल्शियम का मॉलिक्यूल जो होता है ये आपके सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं। और ये आपके समझ लीजिए कि बोनस क्वेश्चन था, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली सॉल्व करना चाहिए था। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन जो कि आपको इम्यूनोलॉजी क्यों पढ़ाई गई थी वो आप देख सकते हैं। भर भर के मैचिंग में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो बहुत ही आसानी से देख लीजिए। तो बी सेल्स कुछ भी नहीं जानते हैं, तो बी सेल्स जानते हैं एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। क्यू का आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा मास्ट सेल को हमने हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रेस्पॉन्स में पढ़ा था, जहाँ पे हिस्टामाइन अभी बहुत ही रिसेंट में ही हमने देखा था। जो DBT वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो आर को आपको फोर्थ ऑप्शन से लगा देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दो ऑप्शंस में आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपका कैंसिल हो गया। न्यूट्रोफिल जो होती है आपकी पहली सेल्स होती है जो रिक्रूट होती है एट द साइट ऑफ द इन्फेक्शन, इसको भी हमने इम्यूनोलॉजी पढ़ाते समय बहुत अच्छे से आपको हाईलाइट करके बताया था, जाके देख लीजिएगा। एस का क्या करेंगे, आप सेकंड ऑप्शन से मिलाएंगे। और अगर एस को जानते थे, जो कि मैंने अपने पढ़ाते समय बार बार ICMR के क्वेश्चन के टाइम पर भी मैंने आपको बार बार हजार बार बताया था कि न्यूट्रोफिल्स पहली सेल्स होती है जो रिक्रूट होती हैं किसी भी इन्फेक्शन वाली जगह पे। ठीक है, तो एस का सेकंड से मिलाते तो आपका सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका क्या बनता है, आपका P, ये थर्ड ऑप्शन आपका बनेगा। NK सेल्स को आप किससे मिला देंगे, एंटी बॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, नेचुरल किलर सेल इनका पूरा नाम होता है। तो किल करेंगी, तो यानी कि साइटोटॉक्सिसिटी के माध्यम से ये क्या करेंगी, किल करेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का लेक्चर हमारा अवेलेबल था, उसके बेसिस पर भी ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व होना चाहिए था। कोलेस्ट्रॉल के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया, पूरा डिटेल में लेक्चर अवेलेबल है। कोलेस्ट्रॉल की क्या प्रॉपर्टी थी, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल था। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ असेंबली ऑफ द फॉस्फोलिपिड इन द वाटर ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, ये भी आपको समझाया गया था। ये ट्रू है, ये ट्रू है। हाइड्रोफोबिक वाला एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लगा हुआ है कि जो आपकी लिपिड की बाइलेयर होती है वो स्पॉन्टेनियसली सेल्फ असेंबल हो जाती है इन द एक्वस सॉल्यूशन। द मेजर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस इज द हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। बहुत ही अच्छे से आपको बताया गया था, और वापस से जाके देख लीजिएगा अगर थोड़ा सा भी बाउंस कर रहा हो तो। इसके अलावा जब भी आप कोलेस्ट्रॉल पढ़ते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, तो जो आपका कोलिन मॉलिक्यूल होता है, हेड ग्रुप ऑफ द लिपिड इज ए पॉजिटिवली चार्ज, ये भी हमने आपको बताया था। फॉस्फेटिडिल कोलिन, सीरीन, ठीक है, ये सारी चीजें बात थी ना। सीरीन जब हमने पढ़ा था, जब हमने एपोप्टोसिस के लिए आपको बताया था कि फॉस्फेटिडिल आपका जो सीरीन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, अंदर की तरफ होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है। जब एपोप्टोसिस होती है तो सीरीन बाहर आ जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और कोलिन जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, क्योंकि कोलिन जो होता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये भी आपका ट्रू होगा। बाकी यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि फ्लूइडिटी को कैसे आप समझेंगे, प्रभावित करने वाले कारक वो भी समझ सकते हैं, कि वहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि टेम्परेचर एट विच द जेल फेज चेंजेस टू द लिक्विड क्रिस्टलाइन फेजेस इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे आपको दो चार बातें मैंने आपको बताई थी कि जब आपके मेम्ब्रेन लिपिड की फ्लूइडिटी के बारे में बात किया था, कोलेस्ट्रॉल जो था वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कम कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा दो फैक्टर्स और थे, चैन की लेंथ थी। ठीक है, और क्या था, डबल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेशन। तो हमने आपको ये बताया था कि डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे बना लीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, सागर बन जाएगा। और सागर में लहरें हैं, तो यानी कि ये फ्लूइड कंडीशन में आ गया। रटाने के लिए बताया था, बाकी कॉन्सेप्ट भी वहां पे समझाया हुआ हूँ। ठीक है, और चैन लेंथ क्या होनी चाहिए, जितनी कम होगी उतनी बढ़िया फ्लूइडिटी होगी। ठीक है, तो बस उसी से जोड़ लीजिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि लिक्विड आपको जेल फेज से लिक्विड फेज में लाना है, जो टेम्परेचर आपको ज्यादा देना होगा, अगर उसमें डिग्री ऑफ
सैचुरेशन ज़्यादा होगा, यानी कि अगर वो ऑलरेडी डबल बॉन्ड उसमें ज़्यादा है, तो आपको मेहनत ही क्या करनी है भाई, वो तो ऑलरेडी फ्लूइड फॉर्म में ही रहेगा। और नहीं भी रहेगा तो बहुत हल्का सा टेम्परेचर दोगे, वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये इंक्रीज नहीं होगा, ये आपका डिक्रीज होगा, समझ रहे हैं? विथ इंक्रीज इन, अगर आप सैचुरेशन को बढ़ाएंगे तो वो डिक्रीज होगा। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका ए होगा, बी होगा, डी होगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा कुछ जूलॉजी, बेसिक जूलॉजी का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज बुक लंग्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको भी याद रखिएगा। आपके आर्थ्रोपोडा फैमिली में देखने को मिलता है, तो इसका जो आंसर आपका बनता है वो आपका स्कॉर्पियन बनेगा। इसके अलावा गिल्स होता है, बुक गिल्स होती है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो थोड़ा बहुत मौका मिलेगा तो बेसिक जूलॉजी देख लीजिएगा। फिर आपका एक क्वेश्चन और, जो कि द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर कोई अपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अगर वो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉफ, जो कि आपका लाइट से करता है तो ये गलत हो जाएगा। ऑर्गेनोट्रॉफ में नाम में ही लिखा है, ऑर्गेनिक एसिड से कर रहा है तो ऑर्गेनोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ यानी कि खुद से बना रहा है तो भी कैंसिल। तो यानी कि अगर लिथोट्रॉफ भी नहीं जानते थे तो भी आप ट्रेस कर लोगे, इसका करेक्ट आंसर होगा। और आगे से इतना ट्रेस नहीं करना होगा आपको, तुरंत आपको पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर वो ले रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिथोट्रॉप बोलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 90, जो कि हमने फाइलेरिया का एक वीडियो अवेलेबल कर रखा है, ठीक है? अगर वो पढ़ के गए होते तो बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आपका बोनस होने वाला है। क्यों बोनस होने वाला है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट जो है वो कॉजेटिव एजेंट होते हैं फाइलेरिया के। तो फाइलेरिया, जो कि आप बहुत 9th 10th में भी आप पढ़ते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस बोलते हैं, हाथी पांव बोला जाता है, ठीक है? बहुत लोग, दुनिया जानती है कि यह हाथी पांव किससे होता है, बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी से होता है, सब जानते हैं। लेकिन एक स्पीसीज और होती है, जब आप ब्रॉड लेवल पे जाएंगे तभी तो जा रहे हो जेआरएफ का एग्जाम देने या मास्टर्स पीएचडी करने के लिए, तो ये आपको ब्रॉड चीजें भी पता होनी चाहिए। तो यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी जो होता है ये आपका फाइलेरिया करता है। और ये आपको समझ लीजिए कि ये जो नाम है ना, ये जो आपका नीट का बच्चा है ना, उसको भी पता है कि वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी से होता है, ठीक है? लेकिन जो मेन स्पीसीज आपकी एक और होती है, वो क्या होती है? आपकी ब्रूजिया मेलाई होती है, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। और बाकी अभी रिसेंट में भी बहुत सारे एग्जाम्स में अभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। फाइलेरिया के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इसकी लाइफ साइकिल भी थोड़ी बहुत बताई थी, क्या इसमें मेजर प्रॉब्लम्स आती है, वो सारी चीजों को पढ़ के जाइएगा। बाकी लीशमानिया डोनो बनाई, जो कि आपका कालाजार करता है, ये सब भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रिपैनोसोमा से क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस होता है। कौन किसका वेक्टर है, क्या चीजें हैं, एकदम आपके दिमाग में रटी होनी चाहिए, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन मैं कहूंगा कि जो बच्चे इस चैनल को फॉलो करते हैं उनके लिए बोनस था, क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया गया है लेक्चर, उसके बियॉन्ड आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन, जो कि आपका मैचिंग का क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, आराम से मिलाने वाले थे। तो जैसा कि अगर आपको देखा जाए, ग्लूकागॉन, इंसुलिन ग्लूकागॉन की हमने बहुत बार बात की थी, तो ये कहाँ से रिलीज होता है? पैनक्रियाज से रिलीज होता है, यानी कि पी को हम डी से मिलाएंगे। तो अगर हम पी को डी में देखें तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा, दो ऑप्शन आपके वैसे ही कट गए, ठीक है? अब अगर आप कुछ और भी चीजें जानते हो, जैसा कि आप क्या किसको जानते हो, अगर आप मेलाटोनिन को जानते हो, मेलाटोनिन, सीरोटोनिन, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, जो कि आपका ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव होता है। और ये आपकी पीनियल ग्लैंड से रिलीज होती है। तो यानी कि एस का फर्स्ट और बी, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक ही ऑप्शन में दिया था, अगर इसको ट्रेस करते तब तो ये पूरा ही आंसर आपका मिल जाएगा। और बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस को मिला लीजिएगा। प्रोजिनोन भी आपका बहुत ही फेवरेट है, जो कि गेट ने 2019-20 के एग्जाम में भी पूछा था, तो वो चीजों को भी उन्होंने मद्देनजर रखा है, ठीक है? तो प्रोजिनोल को अगर आप मिलाएंगे तो ये आपका स्टेरॉइड्स होता है, जो कि आपका प्रोजेस्टेरॉन वगैरह को जाके सिंथेसिस कराता है, ठीक है? क्यू का थर्ड होगा, सी ऑप्शन से मिला लेंगे, एड्रिनल वगैरह से मिलेगा, ठीक है? तो जो भी चीजें हैं, ये चीजें आपको मिलती जाएंगी। बाकी इसको एक फ्रेश कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि आने वाले एग्जाम में ये चीजें आपको याद रहें, ठीक है? और बाकी एक दो इन्फॉर्मेशन से भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मैचिंग के क्वेश्चन पे आपको कमांड करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप एक दो भी चीजें अगर आप जानते हैं तो भी उस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे कुछ और सिंड्रोम, जो कि हमने आपको बार बार हटाया है, बच्चों की यहाँ पे बड़ा एग्जाम था तो दो चार नए नए सिंड्रोम के बारे में भी नाम पता चल गया है, बट जितनी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है उतने से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे जो कॉमन डाउन सिंड्रोम, जो कि आप बहुत पढ़ते हैं, ट्राइसोमी ऑफ द 21 क्रोमोसोम की वजह से होती है, यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या करना है? क्यू को आपको फोर्थ ऑप्शन से मिला देना है, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। अब दो ऑप्शन आपके बचे हुए हैं। इसके अलावा टर्नर हमने पढ़ा था, जो कि 45XO होता है, जो कि फीमेल्स में होता है। तो टर्नर को फीमेल वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा, एस का 5 से मिला दीजिए,
कहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ देखने को मिल रहा है और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब बाकी जो सिंड्रोम है उसको एक फ्रेश कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कुशिंग जो होता है ये भी आपका बहुत ही आप जब हार्मोन्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह के केस में आपको देखने को मिलेगा। बाकी प्रेडर-विलाई आपको नया सिंड्रोम देखने को मिल रहा है जो आपका डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम 15 से है। तो हो सकता है कि नए टाइम पर आपसे पूछ ले, तो तैयारी ऐसे करिए, आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक कॉपी पे और इसको याद करिएगा। ठीक है? जैसे ये फैनकॉनी सिंड्रोम है, तो ये सब जितने भी आपके सिंड्रोम होते हैं ना भैया, इसको आप एक कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, जहाँ-जहाँ से जो-जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। ठीक है? फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत सारी इम्यूनिटी के बारे में भी हमने ऑलरेडी इस पे चर्चा कर रखी है। जैसा कि आपका आईजीजी के बारे में हमने बहुत चर्चा की है, जो कि आपका मदर से किस में जाता है, फीटस में जाता है, कैसे जाता है, प्लेसेंटा के माध्यम से जानता है। तो देख लीजिए, चूँकि जब आपको बनी-बनाई इम्यूनिटी मिल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? पहली बात तो ये नेचुरल है, क्योंकि सारी माता से बेटे में जा रही है और इसके अलावा क्या है, कुछ एफर्ट तो बच्चे को करना नहीं पड़ा। तो ये क्या है, पैसिव है। तो पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी किससे मिलाओगे? फोर्थ ऑप्शन से मिलाओगे, यानी कि आर का फोर्थ आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई है, नहीं समझ में आता है तो इम्यूनोलॉजी जाके आज से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है? तो ये चीज़ें आपके लिए हो गई हैं। इसके बाद जो आपका फर्दर क्वेश्चन, जो कि आपका मेटल बहुत सारे एंजाइम्स के रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है। बाकी इवन जो भी हमने नाइट्रोजन साइकिल रिसेंट में ही पढ़ाया था, उसी को अगर आप पढ़े होंगे तो भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो नाइट्रोजन साइकिल में आपका नाइट्रोजिनेस एंजाइम था, यहाँ पे लिखा हुआ है डाइनाइट्रोजिनेस, जो कि क्या था? एमओएफई प्रोटीन था, डीबीटी 2019 का क्वेश्चन है भाई। ठीक है? तो इसको क्या करना है, मॉलिब्डेनम को फर्स्ट से मिला दीजिए, टी का पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जितने भी हैं एक कॉपी पे लिख लीजिएगा। पोटेशियम पाइरुवेट काइनेज के लिए होता है, निकिल यूरिएज के लिए होता है, सेलेनियम ग्लूटाथियोन में पाया जाता है और कॉपर जो होता है वो आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में होता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जितना लिख सकते हो उतना लिख के आज से याद कर लेना। ठीक है? क्योंकि अभी तो मैचिंग था तो सॉल्व कर लेना, तो पाइरुवेट काइनेज दे देगा, गोल हो जाओगे कि का लगाएं। ठीक है? तो पाइरुवेट काइनेज जो होता है ये आपका पोटेशियम डिपेंडेंट एंजाइम होता है। ठीक है? इसके अलावा एक क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही बार से रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हमने रामाचंद्रन प्लॉट अभी रिसेंट में ही अपलोड कर दिया है। वहाँ के लास्ट में मैंने आपको बताया है कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर आपको प्रोटीन का डिसाइड करना है तो आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो जो हम 3 बेसिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो आपका एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी होता है, एनएमआर होता है और आपकी क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है। तो देख लीजिए कौन सी टेक्निक आप थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करेंगे, क्रायो इलेक्ट्रॉन करेंगे, एनएमआर करेंगे। और चूँकि जो आपका एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी होता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस लगा हुआ है। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें डिफ्रैक्शन के बेसिस पर होता है, तो इसीलिए एक्स-रे डिफ्रैक्शन भी इसको हम मान सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा एसीडी बनेगा, सर्कुलर डाइकोरिज्म जो है वो हम नहीं करते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा, 99th क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा रेप्लिकेशन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, थोड़ा बहुत भी हमने क्वेश्चन डीबीटी के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमने इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच इज द ट्रू रिगार्डिंग द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। तो चूंकि गेट में मल्टीपल सिलेक्टिव ऑप्शंस होते हैं, मतलब बहुत सारे इनके ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है? तो जैसे कह रहा है कि रेप्लिकेशन इज द बाई डायरेक्शनल, सही बात है। बैक्टीरिया में आपको याद कराया था, बी से बैक्टीरिया, बी से बाई डायरेक्शनल होता है एंड कंजर्वेटिव इन नेचर। नहीं भैया, कंजर्वेटिव नहीं होता है, यही तो पूरा एक्सपेरिमेंट है, पूरा डीएनए का बेसिस है कि आपका ये दोनों होता है डीएनए का स्ट्रैंड। एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक नया बनेगा, एक नया बनेगा। तो ये कंजर्वेटिव थोड़े रहेगा, वही चीज थोड़े रहेगा, ये तो क्या हो गया, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का रेप्लिकेशन का मॉडल है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। रेप्लिकेशन इन द यूकैरियोट टेक्स प्लेस एट मल्टीपल ओराइज साइट, बिल्कुल सही बात है। प्रोकैरियोट में केवल सिंगल ओरिजिन ऑफ साइट्स होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में मल्टीपल होता है, तो ये ट्रू ऑप्शन होगा। बोथ द स्टैंड रेप्लिकेट इन द डिसकंटिन्यूअस मैनर, गलत बात भाई। ठीक है? एक स्टैंड जो होता है वो कंटिन्यूअसली करता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग बोलते हैं। एक रुक रुक के बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैगिंग बोलते हैं प्यार से। और उसी में ही आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनता है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स हो गया। और वही बात
दूसरे में लिख दिया था तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो क्या बनेगा, बी और डी होगा। तो यहाँ तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने और यहाँ पे ऐड किया है, उसको भी देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फॉर कॉल्चिनिन। तो हालांकि इसको मैंने पढ़ाया नहीं है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेगा। बेसिकली जब आप सेल साइकिल पढ़ेंगे तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली कॉल्चिनिन एक केमिकल कंपाउंड है जो यूज किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी कैंसरस ड्रग के तौर पे। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सारी स्टोरी सेल साइकिल से है। अगर सेल साइकिल में कोई भी दिक्कत आ जाएगी तो आपका कैंसर हो सकता है। कैंसर क्यों हो सकता है, क्योंकि कैंसर में यही तो होता है कि सेल्स जो होती है वो ग्रोथ करती जाती है। तो अगर हम कोई ऐसी ड्रग ढूंढ ले या बना ले जो उस पे प्रभाव डालती हो, यानी कि सेल साइकिल का इनिबिटर हो, तो भी हम कैंसर को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई है। तो ये एज ए एंटी कैंसरस ड्रग के तरीके यूज किया जाता है। बाकी इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो सबसे पहली बात ये आपका एल्केलॉइड है। कॉल्चिनिन इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल को रोकता है, इनिबिट पॉलीमराइजेशन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो सेल साइकिल पढ़ेंगे तो ये वहां के टर्मिनोलॉजी है, उसको रोकता है। एंड होल्ड द सेल इन द मेटाफेज। द क्रोमोसोम एंड डीएनए अंडरगो रेप्लिकेशन बट रिमेन विद इन द सेम सेल। द न्यूक्लियस डज नॉट डिवाइड। दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सेट्स पर द सेल। यानी कि क्रोमोसोम के नंबर में बढ़ाव होती जाती है, जिससे एंडोपॉलीप्लाइडी या इसको हम एंडोमाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ना कि आपकी क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहता है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके क्रोमोसोम के नंबर में ही बदलाव आ जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद कोल्चिनिन जो होता है ये माइटोसिस का इनिबिटर है, क्योंकि आपके जो दो तरीके की डिवीजन होती है, आपका माइटोसिस होता है और एक आपका क्या होता है, मियोसिस होता है। तो ये मियोसिस का तो है नहीं। बाय इनिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने एक्सप्लेनेशन को याद रखिएगा। तो पहले ऑप्शन में ये माइक्रोट्यूब्यूल वाला दिया गया है कि जो कि आपका बाइंड करता है ट्यूबुलिन के मॉलिक्यूल पे और डिस्टर्ब करता है पॉलीमराइजेशन को। और इसके अलावा ये आपका क्या है, मेटाफेज का इनिबिटर है, मियोसिस का नहीं है, माइटोसिस का है पहली बात। और जब माइटोसिस पे क्रॉसिंग ओवर का कोई लफड़ा नहीं रहता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और प्रोफेज की भी स्टोरी नहीं है। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो ए बनेगा और डी बनेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे और है जो कि मैंने ऐड कर दिया है, जैसा कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू सेपरेट प्रोटीन अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन। तो कौन सी टेक्निक को हम यूज करते हैं, तो जैसा कि आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराए थे। साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी हम देख रहे थे। ठीक है, जहाँ पे साइज के बेसिस पे सेपरेशन हो रहा था, इसके बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करते हैं तो एसडीएस का काम ही यही होता है कि वो प्रोटीन पे यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज कर देता है, जिससे सारे जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और फिर हम उसको मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे सेपरेट करते हैं। और सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट भी इसी मतलब मॉलिक्यूलर वेट के प्रिंसिपल पर ही आधारित होता है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आपका ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। और इसके अलावा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी नहीं होता है, क्योंकि ये आयन पे डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हम प्रोटीन के मिक्सर को आयन के बेसिस पे हम नहीं सेपरेट कर सकते हैं। तो इस पे जो आपका करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो आपका बी सी डी बनेगा। और इसके बाद दो क्वेश्चन ये आपके फूड टेक्नोलॉजी के थे, मैंने लगा दिया है, जो कि विटामिन आपके हर जगह पूछे जाते हैं। तो कौन सा आपका फैट सॉल्युबल है, यहाँ पे इन्होंने ए डी ई करके नहीं दिया है, इन्होंने साइंटिफिक नेम दिया है, तो वो भी आपको याद हो जाना चाहिए। जो आपका फैट सॉल्युबल होता है वो आपका ए डी ई और के होता है। और डब्ल्यू बी सी याद कर लीजिए, वाटर सॉल्युबल बी और सी होता है। तो साइंटिफिक नेम में अगर आप जाएंगे, बायोटिन विटामिन बी है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, नियासिन भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। थियामीन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन बनेगा कोलीकैल्सिफेरॉल, जो कि विटामिन डी का नाम है, और टोकोफेरॉल ई है, और मैंडोइन इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा थायरॉक्सिन के सिंथेसिस जो हमारी बॉडी में क्या चाहिए होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आयोडीन युक्त नमक। हम इसीलिए बोलते हैं, सरकार ने भी स्टार्ट किया है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए। तो जो आपका मेटल या कह सकते हैं कि जो आपका जरूरी होता है, कंटेंट जरूरी होता है, उसको सिंथेसिस के लिए उसकी क्या जरूरत होती है, आयोडीन की जरूरत होती है। तो यहाँ तक ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी। तो आशा है कि ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। बाकी कहीं पर अगर आपको कोई कमी रह जा रही है तो वापस से तैयार करिए, क्योंकि अभी अब आपके पास डीबीटी जेआरएफ का एग्जाम है सामने। तो उसके रिगार्डिंग तैयारी शुरू कर दीजिए। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट, और इवन डीबीटी जेआरएफ के रिगार्डिंग मैंने हर वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं, टॉपिक्स कवर किए हैं। तो उस सबको देखिएगा, डेफिनेटली फायदा करेगा। बाकी ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।
वेरी मच।